और आज डिस्कस करेंगे सर्किट थ्योरी की। बात करते हैं सर्किट थ्योरी में। तो सर्किट थ्योरी में पहला जो हमारे पास केस आता है प्योर रेजिस्टिव सर्किट, फिर दूसरा आता है प्योर इंडक्टिव सर्किट और थर्ड आता है प्योर कैपेसिटिव सर्किट। तो हेडिंग लगा लीजिए और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्सएल और एक्ससी। एक्सएल और एक्ससी एसी के लिए क्या रोल होता है, डीसी के लिए क्या होता है, यहां से 1 मार्क्स का क्वेश्चन अराइज हो जाता है, उसको भी डिस्कस करेंगे। और एक चीज ध्यान में ये रखना है कि यहां पर हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें कुछ पॉइंट्स आएंगे। क्या आएंगे? कुछ पॉइंट्स आएंगे और उन पॉइंट्स के थ्रू ही हम आगे लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम 7 पॉइंट्स प्योर रेजिस्टिव सर्किट में, 7 पॉइंट प्योर इंडक्टिव में और 7 ही पॉइंट बात करेंगे प्योर कैपेसिटिव सर्किट में। और एक वर्ड लेके चलेंगे जिसकी अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग बनानी है। क्या नाम है वर्ड का? सिविल। सिविल ये वर्ड है सिविल। इसी से हमारे पास ये सर्किट क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग में अगर बात करना है मुझे तो एक ये सर्किट बन जाएगा, ठीक है, और फिर लास्ट में देखेंगे तो ये बन जाएगा। मतलब हमें बात करनी है कैपेसिटर की, तो हम पहले शुरुआत की बात करेंगे। कैपेसिटर को देखना होगा तो कैपेसिटर को पकड़ लेंगे, तो कैपेसिटर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी फर्स्ट और सेकंड से। अगर मुझे बात करनी होगी इंडक्टर की या इंडक्टेंस की, या इंडक्टर लिखा होता है सर्किट में इंडक्टर लगा हो, वैसे तो आपको मालूम ही होगा रेजिस्टर डिवाइस है, ठीक है, उस रेजिस्टेंस उसकी प्रॉपर्टी है। वैसे ही कैपेसिटर डिवाइस है, कैपेसिटेंस उसकी प्रॉपर्टी है। इंडक्टर डिवाइस है, इंडक्टेंस उसकी प्रॉपर्टी है। तो ये सब चीजें जानते होंगे आप। बस यहां से कैसे पिकअप करना है सिविल से इन सर्किट को वो समझते हैं। पहले हेडिंग लगा लो। क्या? सर्किट कंटेन्स ओनली, सर्किट कंटेन्स, फर्स्ट हेडिंग है सर्किट कंटेन्स ओनली रेजिस्टर। इसी को हम बोलते हैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट। क्या बोलते हैं? प्योर रेजिस्टिव सर्किट, रेजिस्टिव सर्किट। और मैंने बोला है कि 7 पॉइंट्स की ही बात करेंगे हर सर्किट में। रेजिस्टिव में, प्योर रेजिस्टिव में भी 7, प्योर इंडक्टिव में भी 7 और प्योर कैपेसिटिव में भी 7 पॉइंट्स होंगे। उनके अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको ये सर्किट थ्योरी में जो प्योर इंडक्टिव, प्योर रेजिस्टिव और प्योर कैपेसिटिव तीनों क्लियर हो जाएंगे। तो ये हेडिंग आपने लगा ली है। अच्छा, कौन कौन से पॉइंट होंगे जरा उनकी बात कर लेते हैं। मैं साइड में लिख देता हूं। देखो, पहला तो होता है सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम 7 वंडर्स होते हैं ना, वैसे ही 7 पॉइंट्स हैं हर एक सर्किट में। सर्किट डायग्राम। फिर दूसरा हमारे पास आता है इक्वेशन ऑफ वोल्टेज, इक्वेशन ऑफ V। थर्ड आता है इक्वेशन ऑफ I। फिर फोर्थ आता है फेज डिफरेंस, जिसको आप फाई बोलते हो, फेज डिफरेंस मिल जाएगा। फिर उसके बाद मिलता है आपको पावर एब्जॉर्ब बाय द सर्किट, पावर एब्जॉर्ब्ड बाय द सर्किट। मैं CKT लिखता हूं, आप समझ जाना सर्किट है। 6 वेव फॉर्म और 7 नंबर पे आता है फेजर डायग्राम। तो ये सारे पॉइंट इस तरह से हम 7 पॉइंट बना करके हर एक सर्किट को समझने वाले हैं। तो पहला पॉइंट मेरे पास प्योर रेजिस्टिव सर्किट, मतलब सिर्फ रेजिस्टर लगा होगा। तो पहला पॉइंट मेरे पास सर्किट डायग्राम आ गया। तो मैं CKT लिख रहा हूं, सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम क्या आ जाएगा यहां से? सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम प्योर रेजिस्टिव सर्किट का सर्किट डायग्राम कैसे बनाते हैं? तो ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, यहां पर आपने R लगा दिया और यहां से सप्लाई दे दी, किसकी? AC सप्लाई, और इसको कनेक्ट कर दिया। तो ये हो गया R, रेजिस्टेंस हो गया रेजिस्टर का, और यहां पर जो डेवलप होगा पोटेंशियल डिफरेंस उसको बोलते हैं VR। क्या बोलते हैं?
वी आर बोलते हैं। अच्छा आप ये देखो यहाँ से जो वोल्टेज लगा रहे हो वो क्या होता है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है। तो सर्किट डायग्राम बनाना था, बना दिया। इक्वेशन ऑफ वोल्टेज ये देखो लिखी हुई है, यहाँ पर भी आप इक्वेशन ऑफ वोल्टेज लगा दो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ वोल्टेज, इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ये मिल जाएगा V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये वैल्यू आपको मिल जाती है। अब आपको चाहिए क्या, थर्ड नंबर, क्योंकि 7 पॉइंट्स की बात करनी है और ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो 7 में क्या है, थर्ड नंबर पे क्या है, इक्वेशन ऑफ करंट। तो यहाँ थर्ड नंबर आएगा इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट आता है। अल्टरनेटिंग करंट में क्या आता है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी आता है। क्या आता है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये आप सोच रहे होगे कि ये कैसे मैंने लिख दिया, ये मैंने कैसे लिख दिया, समझाते हैं आपको। देखो ये कैसे आया होगा, उसका एग्जिस्टेंस हम यहाँ पे भी आपको समझाएंगे। पहले आप पॉइंट नंबर 4 देख लीजिए। पॉइंट नंबर 4 क्या लिखा है, फेज डिफरेंस। क्या होता है, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस होता है बच्चों फाई। क्या होता है, फाई। तो फाई कैसे लिखोगे, फाई इज इक्वल टू होता है फेज ऑफ वी लिख दो और माइनस फेज ऑफ आई लिख दो, या पहले फेज ऑफ आई लिख दो माइनस फेज ऑफ वी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैग्नीट्यूड में लिखा जाता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ओमेगा टी, ये फेज ऑफ क्या है, मैं एक बार पूरा लिख देता हूँ। क्या होता है, फेज ऑफ वी माइनस फेज ऑफ आई और मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ से देखो क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा v का जो फेज है ओमेगा टी है माइनस इसका फेज ओमेगा टी। जो एंगल है बच्चों वही होता है फेज। तो यहाँ से फेज पकड़ में आ जाएगा। तो ओमेगा टी कैंसिल होगा, तो ये क्या आ जाएंगे, यहाँ पे देखो 0 आ जाएगा। तो ये क्या चीज़ बता रहा है, ये बता रहा है कि जो v और I है वो सेम फेज में है। किस में, हेंस लिखा जाएगा, हेंस इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट V एंड I, V और I वोल्टेज और करंट आर इन सेम फेज, ये आपसे लोग पूछेंगे कि V और I में क्या होता है, V और I में क्या रिलेशनशिप है, क्या फेज होता है। तो आप बताओगे कि V और I सेम फेज में होते हैं। सेम फेज का मतलब है जब V ज़्यादा होगा तब I ज़्यादा होगा, जब V कम होगा तो I भी कम होगा। मतलब दोनों बढ़ेंगे तो 7, घटेंगे तो दोनों 7। हाँ, V की वैल्यू ज़्यादा होती है और I की वैल्यू कम होती है, वो हम फिगर से समझ लेंगे, वेव फॉर्म देख लेंगे। अच्छा, अब इसके बाद बात करते हैं किसकी, पॉइंट नंबर 6 की। किसकी बात करते हैं, पॉइंट नंबर 6 की। तो 6 पे जाएं तो पॉइंट नंबर जो 6 है बच्चों वो क्या मिलेगा, 6 नंबर देखो यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ। 6 नंबर में क्या दिया गया, पावर एब्जॉर्ब्ड। क्या होता है, पावर एब्जॉर्ब्ड बाई द सर्किट। CKT में लिखूंगा तो आप समझ जाओगे सर्किट की बात हो रही है। तो पावर एब्जॉर्ब का जो फॉर्मूला होता है, या फिर एवरेज पावर एब्जॉर्ब बाय द सर्किट कहीं लिखा हो तो आप समझ जाना कि वो पावर की बात कर रहा है। सर्किट की पावर कितनी एब्जॉर्ब होगी या कितनी एनर्जी डिसिपेट होगी वो पूछ रहा है। तो P इक्वल टू होता है बच्चों फॉर्मूला VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। तो यहाँ पे जरा देखो फाई की वैल्यू 0 है, जैसे यहाँ पे 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस 0। जैसे 0 पुट करोगे तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 वैल्यू होती है 1। तो 1 डालोगे तो जो P बार की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, VRMS इंटू IRMS। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट का ये फॉर्मूला होता है, क्या, एवरेज पावर डिसिपेशन का या फिर पावर एब्जॉर्ब बाय द सर्किट का ये फॉर्मूला हो जाता है। अब बच्चों बात करते हैं किसकी, 6 नंबर की। सॉरी ये 4 था तो ये 5 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा 6 नंबर। 6 नंबर में क्या बात करनी है, वेव फॉर्म की। वेव फॉर्म कैसा होता है, देखो वेव फॉर्म जो होता है
वो ये है। पहले मैं लिख दूं वेव फॉर्म, वेव फॉर्म। तो वेव फॉर्म बनाना है तो देखो आराम से बन जाएगा, कुछ टेंशन की ज़रूरत नहीं है। ऐसा किया, पहले आप वी बनाओ, क्या बनाओ, वी। देखो मैं ऊपर ले गया ऐसे, ये आया, फिर ऐसे गया और फिर मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, देखो यहाँ तक ये आ गया, इसको मैंने टी लिखा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये तो 0 होता है, ये 90 होता है, ये 180 होता है और ये 270 होता है, ये 2 पाई होता है। तो मैं इसको पाई लिख दूं, इसको 2 पाई लिख दूं तो आप समझ जाओगे, हो जाएगा। अच्छा ये पाई है, 2 पाई है तो 3 पाई हो जाएगा। अब इसी में डालना है आपको करंट। तो करंट कैसे डालेंगे, करंट को ऐसे डालना है, देखो ये V की वैल्यू है और मैं I डालने जा रहा हूं। तो I को मैं थोड़ा सा कम बनाऊंगा वोल्टेज से, क्योंकि 220 वोल्ट पे जो करंट आता है ना वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 25 एम्पियर आता है, मतलब 15 से 20 एम्पियर मिलता है, या 20 से 25 एम्पियर ऐसा कर सकते हो। तो यहाँ पर 220 वोल्ट पर करंट की जो वैल्यू होती है बहुत कम होती है, वो ऐसे आ जाएगी। तो ये करंट को शो करता है, लेकिन जब वोल्टेज ज़्यादा है तब करंट भी ज़्यादा है। तो इस तरह से ग्राफ बनेगा, ये शो करता है I को, किसको शो करता है, I को। तो जो ज़्यादा पीक है जिसका, वो वोल्टेज को शो करता है, जिसका कम पीक है वो करंट को शो करता है। तो ये बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इस लाइन में ऊपर या नीचे, ऊपर या नीचे क्या होगा, या तो V होगा या फिर I होगा। क्लियर हो जाएगा। अच्छा अब यहीं पे एक समझना है वेव फॉर्म, सॉरी अब आपको समझना है फेजर डायग्राम। क्या पढ़ना है, फेजर डायग्राम। तो फेजर भी देखो यहीं पे 8 नंबर पे क्या आएगा, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम, तो फेजर डायग्राम बनाना बहुत आसान होता है। सिर्फ आपको क्या करनी है, ये लाइन ड्रा करनी है। देखो ऐसे लाइन ड्रा करो, दिखेगा, दिख जाएगा। और एक लाइन ये ड्रा करो, इसको बोलते हैं बच्चों टी, सॉरी इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। और ये लाइन जो ऐसे मैंने बनाई है ये इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। आपको दिखेगा ही, थोड़ा सा मैं और हटा दूँ। अब यहाँ पे देखो दो चीज़ें दिखानी है आपको, V भी दिखाना है और I भी दिखाना है। तो V कैसे दिखाओगे, तो यहाँ से V ऐसे दिखाओ, V का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो ये हो गया V। ठीक है, और यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर दोगे तो जो ये मिलता है Y एक्सिस पर, क्या मिलता है, जो Y एक्सिस पे डिस्टेंस होती है ये यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हो आप V नॉट। क्या बोलते हो, इसको बोलते हो V नॉट। क्या आता है, ये V नॉट की वैल्यू है, ये V नॉट की वैल्यू मिल जाती है। ऐसे ही देखो जो V आया है वो ओमेगा टी पे आया है। V की इक्वेशन क्या है, V नॉट साइन ओमेगा टी। तो जो V वेक्टर आया है, जो वोल्टेज का वेक्टर दिया है आपने ओमेगा टी पे दिया है, क्योंकि वो कितने एंगल पे है, ओमेगा टी। यहाँ पे साइन के साथ ओमेगा टी फेज है, तो ओमेगा टी फेज पर V की वैल्यू मिल गई। अब यहीं पर मुझे क्या बनाना है, यहीं पर मुझे I भी बनाना है, लेकिन सेम फेज है, ओमेगा टी ही है। तो मुझे इसी के ऊपर एक लाइन ड्रा करनी है, लेकिन थोड़ी सी वैल्यू छोटी रखनी है। तो जो ये वैल्यू आएगी यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाती है I नॉट। क्या हो जाती है, I नॉट। तो आपको पता होगा कि I नॉट और V नॉट क्या होता है, ये होती है मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज की पीक वैल्यू होती है। V नॉट होगा तो पीक वोल्टेज है और I नॉट होगा तो पीक करंट है। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर सर्किट में केवल रेजिस्टर लगा होगा तब ये 7 पॉइंट कैसे बनते हैं। एक चीज मुझे बताना है कि ये I की इक्वेशन कैसे आई। जरा देखो यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ कि I की इक्वेशन आपने कैसे निकाली है। तो देखो यहाँ से सिंपल तरीके से आप समझ जाओगे। आपको बच्चों ये पता है कि यहाँ पर रेजिस्टर R लगा है, जब आप वोल्टेज लगाओगे तो उसमें करंट जाएगी। क्या जाएगी, करंट जाएगी। अच्छा करंट जा रही है तो I करंट जा रही है, तो कितनी करंट जा रही है वो पता कर लो। करंट कौन, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। तो यहाँ से देखोगे I की जो वैल्यू आएगी, I की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, कितना आपने वोल्टेज लगाया है तो V आएगा, और कितना इसका रेजिस्टेंस है वो है R है। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए जो I है वो एक्चुअली I नहीं होता है, वो क्या होता है, IRMS होता है। जो ये करंट है ना ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है। ये कैसी वैल्यू होती है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होता है। तो मुझे यहाँ I निकालना है, तो I किसके साथ निकालने, V/R के साथ। तो यहाँ पर जो V है वो कितना है, देखो जरा सा,
V की वैल्यू V नॉट साइन ओमेगा टी, ये अप्लाइड वोल्टेज है और रेजिस्टेंस कितना है R, तो V नॉट R को हम क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं I नॉट। तो ये इक्वेशन हो जाती है क्या, I नॉट साइन ओमेगा टी। तो मैंने डायरेक्ट लिखा था यहाँ से ताकि आपको ये समझा देंगे बाद में कि कैसे आता है। तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी कैसे आया है, वो ये है। मैं यहाँ पे लिख सकता था कि I इज इक्वल टू V अपॉन आर, क्योंकि सर्किट का रेजिस्टेंस केवल R है और अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू V है, तो V बाई आर करेंगे तो कितनी करंट इस सर्किट में होगी वो आपको मालूम चल जाएगी। होपफुली अब ये पूरी तरह से आपको क्लियर हो गया होगा। अभी भी सिविल का नाम नहीं आया, आने वाला है इसके जस्ट बाद। पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग बात करते हैं सिविल के बारे में। ले लिया, चलिए इसको मैं रब कर देता हूं। देखो यहां मुझे क्या करना है, सारी चीजें वैसे ही रहनी है, ज़्यादा हटाने की जरूरत नहीं है। सर्किट में चेंजेस आते जाएंगे वो हम कर लेंगे, और यहाँ पर भी चेंजेस आएगा वो भी हटा देते हैं। देखो यहाँ पे क्या आया, सर्किट कंटेंट्स ओनली, ये हटा देंगे, ये क्या आ जाएगा, जहाँ रेजिस्टिव सर्किट है वहाँ पर मुझे क्या लिखना है, वहाँ पर मुझे लिखना है प्योर इंडक्टिव सर्किट। क्या लिखना है, प्योर इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट। यहाँ क्या आ जाएगा, इंडक्टर आ जाएगा, इंडक्टर। जब सर्किट में इंडक्टर लगाते हैं तो सर्किट डायग्राम कैसा बनेगा, सर्किट डायग्राम देखो कैसा बनता है। सर्किट डायग्राम इंडक्टर लगाएंगे तो ये आता है, चलो इधर से बनाता हूं मैं। सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो ये इंडक्टर है, इंडक्टर समझ गए, ये इस तरह से बनता है और ये L होता है। यहाँ आपको लगाना है क्या, AC वोल्टेज, यहाँ पे आपने लगा दिया, तो V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी आपको लगाना है, लगा दिया। जैसे ही आप वोल्टेज अप्लाई करते हो तो इंडक्टर में क्या होता है, EMF इंड्यूस हो जाता है। क्यों होता है ऐसा, हाँ क्योंकि यहाँ पर जैसे इंडक्टर में यहाँ से वोल्टेज लगाने से करंट जाएगा, करंट जाएगा तो क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने से क्या होगा, EMF इंड्यूस हो जाता है। उसकी जो वैल्यू होती है E इज इक्वल टू माइनस L DI बाई dt होता है। क्या होता है, DI बाई dt होता है। तो ये आपको मैं भी समझा दूंगा, पहले इतनी बात समझ में आई कि यहाँ क्या हो रहा है। तो इतना EMF इसके क्रॉस इंड्यूस हो जाएगा। तो एक चीज़ तो मिल गई सर्किट डायग्राम, दूसरा होता है इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, वो आपने जो लगाया है वही लिख दिया है। अल्टरनेटिंग, यहाँ इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट लिखना है, तो करंट के इक्वेशन में जरा देखो कैसे चेंजेस आते हैं। अब मैं बोलूँगा आपसे कि सिविल को जरा ध्यान रखो। किसको ध्यान रखो, सिविल को। सिविल को देख करके इक्वेशन लिखो, फिर आई कैसे आया उसकी बात करेंगे। पहले सिविल को देख करके इक्वेशन लिख दो। देखो L लास्ट में है, L लास्ट में है, इसका मतलब इससे पहले दो टर्म है V और I। तो इंडक्टर के लिए V और I में V आगे है और L पीछे है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो V है वो लीड करेगा। क्या करेगा, V लीड करेगा, V लीड करेगा किसको, लीड बाई I। तो V लीड करेगा, I पीछे रहेगा। अच्छा इस वाले में क्या होगा, कैपेसिटर के लिए I लीड करेगा, V पीछे रहेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, I लीड बाई V। तो शुरुआत कैपेसिटर के लिए क्या होगा, I लीड करेगा, V पीछे रहेगा, और इंडक्टर के लिए क्या है, V लीड करेगा, I पीछे है। तो यहाँ इक्वेशन जरा देखो, V की अगर इक्वेशन ये है तो V लीड कर रहा है, देखो V लीड कर रहा है इंडक्टर के लिए, I पीछे है। कितना पीछे है उसको लिख दो। तो यहाँ से आ जाएगा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, इतना ये पीछे है। अब ये आया कैसे इसकी बात करेंगे, फिलहाल अभी तो ये समझो कि सिविल से कैसे लिख रहे हो। कितना पीछे है, पाई बाई 2 पीछे है, तो फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा, एक का ओमेगा टी है, एक का ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है। अब ये ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 कैसे आया, टेंशन नहीं रखो, सब कुछ क्लियर करेंगे इसी वीडियो में। जस्ट ये कंप्लीट करेंगे, वैसे ही मैं आपको ये क्लियरेंस दे दूंगा कि ये आया कहाँ से है। अभी देखो, अभी तो ये फिलहाल मान लो सिविल अगर आपको आता है तो इक्वेशन लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिविल को देखा तो L का मतलब लास्ट में गए, लास्ट से पहले दो वर्ड हैं V और V आगे है, I पीछे है, तो V जैसे लिखा जाता है वैसे लिख दीजिए, और I में पाई बाई 2 माइनस कर दीजिए। जैसे माइनस किया तो दो इक्वेशन आ जाएंगी। यहाँ से भी क्या करो, फेज डिफरेंस देखो, आगे वाले का ओमेगा टी है, पीछे वाले में क्या है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है। तो जैसे ही माइनस यहाँ माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा,
तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से π/2 आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिखोगे, हेंस इन प्योर इंडक्टिव सर्किट। अब प्योर इंडक्टिव आ गया ना, रेजिस्टिव नहीं है, कैसा आ गया, इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट, इन प्योर इंडक्टिव सर्किट V एंड I आर नॉट सेम। क्या लिखा जाएगा, लिखा जाएगा इंडक्टिव सर्किट V फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I आर इज कितना, π/2। तो क्या लिख दूं मैं यहां से मैं ऐसा ले सकता हूं कि I लैग कर रहा है, या मैं ऐसा लिख दूं कि वोल्टेज लीड कर रहा है करंट से बाई फेज π/2। देखो दो बातें हैं, या तो मैं लिख दूं कि करंट लैग कर रहा है बाई फेज π/2 विद वोल्टेज, या फिर मैं लिख दूं वोल्टेज लीड कर रहा है इन फेज π/2 विद करंट। दो बातें, तो एक पकड़ लो आप, करंट लैग कर रहा है, ठीक है, यहां पे मैंने क्या बताया, V लीड कर रहा है, तो आप इसको ये भी कह सकते हो कि नहीं ये करंट क्या कर रहा है, करंट लैग कर रहा है, कितना लैग कर रहा है, वोल्टेज से, π/2 लिख दो। यहां लिखा जाएगा वोल्टेज, या सॉरी I lags in phase π/2 with voltage with V मतलब वोल्टेज से लैग कर रहा है। करंट लिख देता हूं मैं, करंट लैग्स इन फेज π/2 विथ वोल्टेज। तो ये चीज हो गई। अब फेज आपको मिल गया π/2, जैसे ही फेज मिलता है तो पावर एब्जॉर्ब बाय द सर्किट निकाल लो, फिफ्थ पॉइंट मिल जाएगा। जैसे ही यहां पे रखोगे π/2, क्या रखोगे, π/2, जैसे ही आपने π/2 डाला तो क्या हो जाएगा, π/2 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, ये होती है 0। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। जैसे ही 0 आएगा ये पूरा का पूरा रिजल्ट क्या कर देगा, ये पूरा का पूरा रिजल्ट यहाँ पे 0 आ जाता है। इसका मतलब एक आपको कंसेप्ट मिल गया। अगर सर्किट में क्या लगा हो, इंडक्टर लगा हो केवल, तो उस सर्किट में जो पावर एब्जॉर्प्शन होगी, वो जो एवरेज पावर डिसिपेशन होगा वो 0 रहेगा। क्लियर है। अगर सर्किट में क्या लगा हो, सिर्फ इंडक्टर लगा हो, तो यहां पावर डिसिपेशन या एवरेज पावर एब्जॉर्ब बाय द सर्किट वो क्या होगी, 0 होगी। कोई किसी तरह का पावर डिसिपेशन नहीं होगा, सर्किट कोई भी पावर एब्जॉर्ब नहीं करेगी क्योंकि 0 आ रहा है। अच्छा, उसके बाद आता है वेव फॉर्म और फेजर डायग्राम। ठीक है, फिर मैं बात करूंगी कि ये कैसे आया होगा। अब मैं इधर का ये हटा दूं तो आपको शायद समझ में आ जाएगा कि 7 पॉइंट कौन कौन से वो आने लगे हैं। अच्छा, पहले हम आपके साथ बात करें कि इसका फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, वो वेव फॉर्म कैसे बनेगा। तो वेव फॉर्म पहले देखो और ये हटा लिया जाए क्योंकि इसकी ज़रूरत अब आपको है नहीं, अब आपको समझ में आने लगा है। देखो यहाँ से इसका वेव फॉर्म के लिए क्या करते हो आप, ये बनाते हो, यहाँ होता है टी, तो पहले आप बनाओ क्या, पहले आप बनाओ वी का, पहले आप बनाओगे वी के लिए, ये आपने वी के लिए बना दिया। ठीक, जैसे ही वी बन जाए तो जरा ध्यान रखो, यहाँ 0 है, यहाँ π/2 है, ये क्या है π/2, फिर क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ 90 आएगा, फिर यहाँ पे π/2 आएगा, कितना ये यहाँ ये 90 शुरू हुआ है, देखो ये पाई है, फिर यहाँ पे कितना आएगा 0 π/2 पाई, ये आएगा 3π/2, कितना आएगा 3π/2, और यहाँ पे आएगा 2π, फिर इसके बीच में आएगा। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जो करंट है वो थोड़ा लेट चली है, करंट क्या है थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुई है। जब लेट स्टार्ट होगी तो क्या होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी, इस जगह से स्टार्ट होगी और v के बराबर तो जाएगी नहीं, तो जहाँ ये होगा ना इस जगह पे ये थोड़ा मैक्सिमम उठेगा। ठीक है, और इस जगह पे जरा देखो, इस जगह पे थोड़ा सा इधर उठेगा, तो मतलब ये है कि करंट कुछ ऐसे आनी है। ठीक है, ऐसे, और इसको उठ के यहाँ पे गिरना है, तो ऐसे गिरेगा जाके। समझ में आया कि 90 से लेट है, मतलब इसके बीच में कितना गैप है, यहाँ पे लेट कितना है π/2 लेट है, तो इतने लेट से जब करंट उठेगी
और v के बराबर जानी भी नहीं है, थोड़ा सा ग्राफ नीचे रहना है, तो यहाँ पे ऐसे आएगी, फिर ये ऐसे आएगी, फिर अगला वाला जो पॉइंट बनेगा ना, जैसे ये आगे जाएगी, देखो मैं इसको पूरा करता हूँ, ये ऐसे आए तो क्या होगा कि अब जो ये बनेगा ग्राफ, इसके सामने यहाँ पे कहीं ऐसे, ठीक, और इसको यहाँ पे गिरना है, तो ये ऐसे जाएगा ऐसे, इसके सामने मैक्सिमम पॉइंट पे आता है। तो आप देखोगे कि जो आई है, ये जो लाइन है आई, और ये क्या है v, तो आई हमेशा v से कम है लेकिन थोड़ा लेट चला है, ऐसा कह सकते हो। तो इस तरह से आप ग्राफ बना लोगे, तो इसको बोलते हैं वेव फॉर्म। अब मुझे समझाना है इसका क्या, फेजर डायग्राम। 7 नंबर, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम ये तो और भी आसान है, कैसे देखना है, सबसे पहले क्या करो, ये लाइन बनाओ और ये बना दो, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, मिल गया, x एक्सिस और y एक्सिस। अब देखो पहले क्या बनाना है आपको, पहले बनाना होता है v। v कहाँ बनेगा, v तो बनेगा ऊपर ही, यहाँ कहीं बनेगा v, तो आपने v लिख दिया, और ये कितने एंगल पे है, ओमेगा t पे है। अब i जो है वो क्या है, v से पीछे है, और कितना पीछे है, जरा देखो कितना पीछे, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। जब पीछे की बात करते हैं तो हम जो एंगल होता है उससे माइनस लगा लेते हैं, जरा देखो कितना पीछे है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। जब एंगल एंटी क्लॉकवाइज मेजर, देखो यहाँ पे क्या होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं एंगल, लेकिन अगर आप क्लॉकवाइज मेजर करोगे तो क्या करना पड़ेगा, इनके आगे माइनस लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। जैसे माइनस लगाओगे तो देखो जरा क्या आएगा, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 था, यहाँ माइनस लगाओगे तो पाई बाई 2 आएगा, तो ये आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ से आएगा पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी आ जाएगा। जब आप माइनस लगाते हो, क्योंकि आप क्लॉक वाइज चल रहे हो, अगर यहाँ से देखो ऐसे एंगल कहाँ देखना है, एंगल आपको इधर देखना है, इधर देखने के लिए क्या आएगा, पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। तो आपको पाई बाई 2 से क्या करना है, ओमेगा टी हटाना है, तो इसका मतलब 90 वाली लाइन तो ये आएगी, 90 वाली लाइन तो ये आएगी, ये इसके ऊपर क्या है 90 डिग्री है। अब उसमें से ये क्या करना है, ओमेगा टी हटा दोगे, तो ये जो वैल्यू आई है आई की, इधर अगर परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो यहाँ 0 से ये जो लाइन दिखेगी वो मिलेगी आई नॉट को, और जो इधर परपेंडिकुलर ड्रा करते हो ये क्या मिलता है, ऊपर आपको मिलता है वी नॉट। क्या मिलता है, वी नॉट मिलता है। और जो ये एंगल आया है नीचे वाला, ये एंगल कितना आया है, ये जो एंगल आया है ये आया है कितना, नीचे की तरफ मेजर किया है आपने, तो ये आया है पाई बाई 2। क्या आया है, पाई बाई 2। यहाँ मैं हटा दूँ थोड़ा सा पहले, ये आया है पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, ये एंगल आया है। अब ये एंगल इसलिए नीचे आया क्योंकि माइनस लगा के आया है, अगर मैं माइनस ना लगाऊं तो एंगल कितना, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है, यही एंगल ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है। मैंने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, क्लॉकवाइज जो भी एंगल होते हैं उनके आगे माइनस लगा लेते हैं, जो भी एंगल आया हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये माइनस साइन ये बताता भी है ना कि अगर मैं माइनस लगा रहा हूँ इसका मतलब फेस क्या है, नीचे है। ये फेस को भी शो कर देता है कि इस एक्स एक्सिस के नीचे है। अगर ये प्लस आया होता तो एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाता, लेकिन उस पर नहीं जाते, आपको फेजर डायग्राम बनाना आना चाहिए बस। अब 7 पॉइंट तो हो गए, बात ये करनी थी कि ये कैसे आया था। क्या आया था, ये आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 आया कैसे, तो इसके लिए बात करते हैं। तो इसके लिए कहाँ से बात करते हैं, देखो मैं इधर ही बताता हूँ आपको। बच्चों ये पता है क्या, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ आपको इंडक्टर और आप पढ़ भी रहे हैं इंडक्टर, इन केस ऑफ इंडक्टर क्या होता है, इन केस ऑफ इंडक्टर, इंडक्टर के केस में क्या होता है, जो आप वोल्टेज लगाते हो वो यहाँ पे जो वोल्टेज मिलता है उसके नेगेटिव के बराबर होता है। कैसे कह रहा हूँ मैं, हाँ यहाँ अप्लाइड वोल्टेज V है और इसमें जो वोल्टेज आया है वो क्या है, वो नेगेटिव डायरेक्शन में। अप्लाइड वोल्टेज राइट में होता है तो इंड्यूस वोल्टेज रिवर्स में होता है, मतलब लेफ्ट में होता है, इसलिए मैंने माइनस लगा दिया। जब मैं माइनस लगाता हूँ तो यहाँ वैल्यू पुट करूँगा तो V इक्वल टू क्या आएगा, तो V की वैल्यू तो मुझे मालूम है कि V नॉट साइन ओमेगा टी, ये मुझे मालूम है, और ये क्या आ जाएगा माइनस, और इसकी वैल्यू दी है L डी आई बाई
dt आ जाता है। ठीक, इसके आगे क्या लगा है माइनस, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। यहाँ से मैं di बाई dt लिखूंगा, या कह लूँ मैं कि di लिखूँ, अगर di लिखूँ तो l तो नीचे आएगा, तो ये तो हो गया v नॉट बाई एल, और dt इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी और dt हो जाएगा। पकड़ में आया, di रोक लिया, l नीचे जाएगा और dt मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मैं कर रहा हूँ इंटीग्रेशन, क्या कर रहा हूँ इंटीग्रेशन। जैसे इंटीग्रेशन करता हूँ di का बन जाता है i, di का क्या हो गया i। अच्छा, साइन ओमेगा टी का होता है इंटीग्रेशन माइनस कास ओमेगा टी, कास ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, तो ये आएगा v नॉट बाई एल, और अंदर बचता है माइनस कॉस ओमेगा टी, और नीचे आता है ओमेगा। ये अब क्या हो जाएगा यहाँ से, तो ये ओमेगा बाहर कर देंगे, तो ये मिल जाता है बच्चों v नॉट बाई ओमेगा एल, और यहाँ से मुझे मिलता है माइनस कॉस ओमेगा टी, और कॉस ओमेगा टी को मैं लिख क्या सकता हूँ साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, इसको माइनस लगा रहने देता हूँ मैं। अच्छा, मैं इसको हटा ही दूँ तो थोड़ा सा क्लियरेंस आ जाएगा आपको, ये हटा दूँ तो एकदम क्लियर आ जाएगा, क्योंकि फिगर तो आप बना ही चुके हो। देखो क्या आ रहा है, इसकी जगह पे क्या आएगा, आपको पता है सिंस कास ओमेगा टी को आप लिख सकते हो साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी लिख सकते हो, तो यहाँ मैं इसको लिख दूँ तो i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, या इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये भी कर सकते हो, माइनस कॉस ओमेगा टी, तो क्या आएगा इसमें माइनस यहाँ आगे आएगा, वो अंदर चला जाएगा, तो साइन ये हो जाएगा ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा, इसकी वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, तो i इज इक्वल टू क्या आ गया, ये आ जाएगा v नॉट बाई ओमेगा एल, यहाँ से आ जाएगा कितना साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 आ गया। अब ये क्या होता है, सिंस ओमेगा एल जो होता है वो एक्सेल के बराबर होता है, क्या होता है एक्सेल के बराबर होता है। जो एक्सेल होता है इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसकी यूनिट क्या होती है ओम होती है, याद रखना यूनिट क्या होती है ओम होती है। यहाँ लिख दीजिए, तो I इज इक्वल टू क्या मिलेगा v नॉट बाई, ये एक तरह का रेजिस्टेंस आ गया एक्सेल, और यहाँ आ गया साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 आ गया। अब ये क्या बन जाता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस आ गया, तो ये बन जाएगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो ये जो आपका कंफ्यूजन था कि कहाँ से ये आया है, ये वो यहाँ से आया है, मिल जाएगा। इन केस ऑफ इंडक्टर के केस में जो करंट आती है वो इंस्टेंटेनियस करंट जो आती है वो ये कैसे आई, वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। ये जरूर याद रखिएगा, एक्सेल का मतलब होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। और ओमेगा भी आप जानते हो 2 पाई एफ होता है, तो एक्सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही मैं लिख देता हूँ, एक्सेल इक्वल टू आपको मिल चुका है ओमेगा एल या 2 पाई एफ एल आ जाएगा ये, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ओम, याद रखिएगा, क्योंकि एक तरह का रेजिस्टेंस ही है। तो होपफुली ये बात समझ में आ गई, सिविल का यूज समझ में आ गया। इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज लीड करता है, करंट लैग करती है, या करंट लैग करती है वोल्टेज लीड करता है, वो दोनों में से कोई एक ऑप्शन चुन सकते हो। इस सिविल को देख करके इक्वेशन लिखी जा सकती है, आपसे ये पूछा नहीं जाता, आपकी अपनी क्वेरी के लिए कि लिखा मैंने कैसे, ये मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बात करता हूं सर्किट कंटेन्स ओनली कैपेसिटर। चलिए बात कर लीजिए कैपेसिटर की, तो यहां जहां जहां इंडक्टर लिखा था वहां वहां हटा दीजिए, क्या लिख दीजिए कैपेसिटर, और फिर 7 पॉइंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अच्छा अभी देखो यहां पर कैपेसिटर लग चुका है, ओनली कैपेसिटर, यहां पे क्या आएगा प्योर कैपेसिटर, सीटर आ गया, प्योर कैपेसिटर सर्किट। तो यहाँ पे मैं कैपेसिटर लगाने जा रहा हूँ, ये कैपेसिटर का सिंबल होता है C, यहाँ पे जो भी वोल्टेज मिलेगा उसको बोलते हैं VC। क्या बोलता है VC, V लगा दिया गया है, तो जैसे वोल्टेज लगाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि आपको पता है वोल्टेज जो यहाँ लगा है वो यहाँ लगेगा, तो इसके क्रॉस जो
इसके क्रॉस आपको क्या मिल जाएगा, यही वोल्टेज यहाँ मिल जाएगा, तो V इक्वल टू क्या होता है Q बाई सी मिल जाएगा, ठीक है। या यहाँ पे जो चार्ज आएंगे Q इक्वल टू सी भी मिल जाएगा, वो हम आगे देखते हैं। पहले तो सर्किट डायग्राम ऐसा ही बनाना है। सर्किट डायग्राम के बाद इक्वेशन आपको यही लगानी है, मिल गया। अब अल्टरनेटिंग इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कैसे देख रहे हो, उसको देखने के लिए क्या यही लिखना है, नहीं। अब की बार स्टार्टिंग के 3 वर्ड देखो। कैपेसिटर के लिए क्या होता है, करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग करता है। करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग करता है, लेकिन कितने फेज से, π/2 से। फेज में चेंजेस नहीं है, सिर्फ π/2 ही रहेगा। तो यहाँ क्या लिखना है, सिर्फ प्लस लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, प्लस। तो देखो इसका फेज ω/t है, इसका ω/t प्लस π/2 आ गया, सेम काम आ गया। तो यहाँ जरा देखो, अब की बार क्या करना है, अब की बार यहाँ पर मुझे इसका फेज पहले लिखना है, किसका, करंट का। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर माइनस ही लगा हो, इक्विवेलेंट का साइन रहेगा। तो फेज ऑफ I पहले लिख दिया, माइनस फेज ऑफ V, और फेज V का कितना है इसका फेज V का कितना है ω/t। तो ω/t कैंसिल, π/2 आ जाएगा। तो हेंस इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट जो होगा, क्या होगा, प्योर कैपेसिटिव जो सर्किट्स आएंगे, सर्किट्स, उसमें क्या होगा, उसमें वोल्टेज लैग करता है। क्या करता है, करंट लीड करती है। क्या करता है, वोल्टेज, देखो वोल्टेज लैग करता है, करंट लीड करती है। तो यहां लिखा जाएगा करंट, देखो करंट वोल्ट, यहां क्या हो जाएगा, करंट लीड्स बाई फेज π/2 विथ वोल्टेज। तो ये कहानी क्लियर हो गई। अगर फेज आपको π/2 मिल गया तो फिर क्या निकालना होता है, फिर आपको निकालना होता है पावर एब्जॉर्ब्ड। तो पावर एब्जॉर्ब्ड कितनी होगी वो भी आपको क्लियर हो ही चुका है, मैं यहीं पर बता देता हूं। 5 नंबर, पावर एब्जॉर्ब्ड बाय द सर्किट CKT। तो पावर एब्जॉर्ब बाय द सर्किट कैसे निकालते हो, आपको पता है कि P बार इक्वल टू क्या होता है, VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस, यहाँ कितना है π/2, और cos π/2 की वैल्यू बच्चों क्या होती है 90, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए इस पूरा की पूरा वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। मतलब अगर सर्किट में कैपेसिटर भी लगा है तब भी कोई सर्किट में पावर लॉस नहीं होगा। आप ये कह सकते हो कि कोई भी जो यहां लिखा ना पावर एब्जॉर्ब बाय द सर्किट कोई भी पावर एब्जॉर्ब नहीं करेगा, मतलब कोई भी एनर्जी डिसिपेट नहीं होगी अगर सर्किट में केवल कैपेसिटर लगा है। अब बात ये समझ चुके हो, इंडक्टर लगा होगा तब भी कोई सर्किट में पावर लॉस नहीं होता है, सर्किट में कोई एनर्जी डिसिपेट नहीं होती है। तो ये दो चीजें क्लियर हो गई। इफ सर्किट कंटेन्स बोथ, या तो अलग अलग हो या फिर बोथ हो। सर्किट में या तो C लगा होगा तब भी कोई पावर लॉस नहीं है, एवरेज एनर्जी लॉस नहीं है, एवरेज एनर्जी डिसिपेट नहीं होती है। L लगा होगा तब भी नहीं है, C लगा होगा तब भी नहीं, दोनों लगे होंगे तब भी नहीं। समझ में आया? चलो अब देखो जरा क्या करना है। अब ये समझना है कि ये जो लिखा है I0 इक्वल टू साइन ω/t प्लस π/2 कैसे आया है, जरा बात करते हैं। इधर देखो, इन केस ऑफ कैपेसिटर लिखोगे, क्या लिखोगे, इन केस ऑफ कैपेसिटर के केस में क्या करना है, जो ये कहानी लिखी हुई है इसको थोड़ा हटा देते हैं और आपको समझाते हैं कि क्या खेल होता है कैपेसिटर के अंदर। क्योंकि V इज इक्वल टू माइनस ई तो नहीं लिखेंगे हर बार, अब की बार तो कुछ चेंज होगा। तो चेंज क्या होगा वो जरा देखो, ये होगा क्या, V इज इक्वल टू बच्चों होता है Q/C। आप जो भी वोल्टेज देखो, यहां पे ये जो वोल्टेज लगाया है ना वो कैपेसिटर की प्लेट पे लग गया, तो इसका मतलब V इक्वल टू Q/C, या जो चार्ज स्टोर्ड होगा कैपेसिटर में क्या होगा, Q इक्वल टू C भी होगा। तो मैंने इसको ऐसे लिखा। अब जरा देखो यहाँ V को क्या लिखा है, V को लिखा है आपने V0 साइन ω/t, और यहाँ लिखा है Q/C, तो C से मल्टीप्लाई कर दो तो Q इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, Q इज इक्वल टू मिल जाएगा V0 C साइन ω/t।
टी मिल जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, क्या कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दो। तो डी क्यू बाई डी टी कर दिया जाए तो क्या होगा, ऐसे कर दिया जाए, ठीक है। या आप ऐसा जानते हो कि I इज इक्वल टू ये डी क्यू बाई डी टी होता है, ठीक है। I इज इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी होता है। तो मैं यहाँ लिख दूँ कि डी बाई डी टी और अंदर क्या मिलेगा, वी नॉट सी साइन ओमेगा टी, ये आ गया। तो I की वैल्यू क्या मिल जाएगी, देखो वी नॉट बाहर ले आएंगे, वी नॉट सी बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा, डिफ्रेंसिएशन होगा साइन ओमेगा टी, ऐसे हो जाएगा। तो जब इसका सॉल्व करेंगे तो देखो वी नॉट सी मिला, साइन ओमेगा टी का क्या होता है, कॉस ओमेगा टी होता है, क्या होता है, कॉस ओमेगा टी होता है, और ओमेगा बाहर आएगा। तो इसके साथ लगाइए, याद रखना है साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन कॉस ओमेगा टी होता है और ओमेगा बाहर आएगा क्योंकि टी के साथ है। तो यहाँ से ओमेगा इसके साथ लगा दो, तो वी नॉट ओमेगा सी, यहाँ आएगा कॉस ओमेगा टी। अब आपको पता है बच्चों, कॉस ओमेगा टी अगर कहीं लिखा है तो उसको आप क्या लिख सकते हो, साइन 90 या पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। साइन 90 प्लस ओमेगा टी मतलब कॉस ओमेगा टी आ जाएगा। तो यहाँ जरा पुट कर दीजिए, तो I इज इक्वल टू क्या आएगा, इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप नीचे ले आइए, वी नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी कर लीजिए ऐसे। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इसकी जगह पे, इसकी जगह लिखोगे साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। साइन में ही क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास जो वोल्टेज की इक्वेशन है वो साइन के फंक्शन में है, तो इसलिए करंट की भी इक्वेशन साइन में बनानी है। अब यहाँ देखो जरा क्या, 1 अपॉन ओमेगा सी क्या मिल गया, सिंस 1 अपॉन ओमेगा सी जो है वो एक्चुअली क्या है, एक्सी है, क्या है, एक्सी है। एक्सी का क्या नाम होता है, एक्सी का बच्चों नाम होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इसकी यूनिट भी होती है ओम, क्या होती है, ओम होती है। तो यहाँ डाल दीजिए, तो I इज इक्वल टू क्या मिलेगा, वी नॉट बाई एक्सी, यहाँ आ गया है साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा, या मैं ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिख दूँ, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, थोड़ा अच्छा लगेगा। अब देखो ये चीज़ तो करंट मिल जाती है, ये चीज़ क्या है, ये तो करंट है। तो I इज इक्वल टू क्या मिल गया, यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन, ये आएगा ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो जिसको आप खोज रहे थे वो मिल चुका है, क्योंकि यहाँ जो रिजल्ट लिखा है वो इधर इसका डिस्क्रिप्शन है। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है और आपको भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका सारा काम सिविल से हो जाएगा। सिविल को देखते ही आप पहले वी लिखोगे, और वी लिख दिया, आई में क्या है, वी से ज़्यादा होना चाहिए आई, कितना ज़्यादा होना चाहिए, पाई बाई 2, बस हो गया। अगर आप एल के बारे में लिख रहे हो तो वी लिखो, वी लिखो, है ना। देखो यहाँ पे क्या आएगा, वी ज़्यादा होना चाहिए आई से। अगर v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी आप कॉमन लेके चल रहे हो, तो इसका मतलब I पीछे करना है तो पाई बाई 2 माइनस कर दो। इस वाले में क्या है, v को कॉमन लेके चल रहे हो उसी के लिए, तो I ज़्यादा है तो पाई बाई 2 प्लस कर दो, यही काम करना है। तो होपफुली यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई, पावर भी क्लियर हो गया था। वेव फॉर्म मुझे बताना है, तो वेव फॉर्म भी देख लीजिए ताकि क्लियर हो जाए। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर वेव फॉर्म देख लेते हैं। चलो, वेव फॉर्म और फेजर डायग्राम, फिर ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट हो जाएगा। पहले देखते हैं वेव फॉर्म। 6 नंबर पे आता है वेव फॉर्म। वेव फॉर्म, जब वेव फॉर्म की बात करते हो तो वेव फॉर्म बनाना कैसे है, बहुत आसानी से समझना है आपको। यहाँ पे देखो, ये यहाँ से पहले बना लो v, क्या बना लो v, तो v बन गया, और यहाँ पे क्या है, t है। अब की बार क्या करना है, v से पहले i स्टार्ट हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ 0 से नहीं है, कहीं पीछे से स्टार्ट है, और ये पाई बाई 2 पहले से स्टार्ट है। पहले का मतलब माइनस में कहीं पाई बाई 2 होगा, वहाँ से स्टार्ट है, ठीक है, ध्यान रखना है। यहाँ से स्टार्ट है, तो पाई बाई 2 से, जब पाई बाई 2 से स्टार्ट होगा तो बनाएंगे कैसे, तो इसका मतलब ये यहाँ से ऐसा होगा कि पाई बाई 2 से स्टार्ट होगा, तो ये ऊपर जाएगा, तो इसके सामने यहाँ पे आएगा, फिर ये यहाँ पे आएगा, फिर इसके सामने कहीं यहाँ से होता हुआ इस पे जाएगा,
फिर ये ऊपर कहीं यहाँ मिलेगा जाके, फिर यहाँ मिलेगा, ऐसा करके। तो कैसे मिलाना है फिर ध्यान से सुनना कि इस पॉइंट के ऊपर कहीं करंट है, यहाँ से π/2 -π/2 से करंट को उठना है। ऐसे करंट उठेगा और इस जगह पे आएगा 90 पे, जो ये इसका है, क्योंकि π/2 यहाँ से यहाँ तक है, फिर यहाँ से यहाँ तक π/2 है। फिर देखो ये ऐसे आएगा और यहाँ जाएगा, ठीक है, इसके सामने मैक्सिमम होगा, फिर इसके सामने मैक्सिमम होगा और यहाँ गिरेगा जाके ऐसे। अब देखो I की वैल्यू ज़्यादा है, वो सॉरी V की वैल्यू ज़्यादा है। ये किसकी वैल्यू है? ये तो I की वैल्यू है। और V की वैल्यू कौन सी है? V की वैल्यू जिसका वोल्टेज ज़्यादा है वो V की वैल्यू है। तो होपफुली अब आपको चीज़ समझ में आ रही होगी। अगर मैं इसको पूरा भी करना चाहूँ तो इसका देखो, क्योंकि ये यहाँ से आया है, अब ये इधर जाता है ऐसे, इसको थोड़ा और ब्लैक से बना दो, क्योंकि ये पूरा बनेगा तभी क्लियर होगा। ये ऐसे जाएगा ऐसे, तो इसके सामने यहाँ उठेगा और यहाँ जाके गिर जाएगा ये I वाला। तो इसके सामने देखो ज़्यादा वैल्यू तो करंट की है नहीं, तो ऐसे गिर जाएगा। तो इस तरह से आपको बनाना है वेव फॉर्म, V और I क्लियर करना है। फिर बनाना है 7 नंबर पे फेजर डायग्राम। क्या बनाना है? फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम में क्या करना है? बहुत सिंपल है, ऐसे बनाइए। यहाँ दिखाना है आपको V। क्या दिखाना है? V कितने एंगल पे है? ओमेगा टी। देखो V के लिए कितना फेज? ओमेगा टी पे आपने बना दिया। और Y एक्सिस पे इसका ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। तो ये जो परपेंडिकुलर होता है ना, ये शो करता है किसको? यही शो करता है ये चीज़, ये शो करता है आपको V नॉट को। लेकिन याद रहे, जो अब की बार करंट की वैल्यू है वो ओमेगा टी से π/2 ज़्यादा है। इसका मतलब है इधर कहीं होगा, इधर होगा आपकी बार। तो ये आ जाएगा I। परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये बन जाएगी, जो ये वैल्यू आएगी ये बच्चों बन जाती है I0। कौन सी? ये वैल्यू I0 आ जाती है। अब ये जो ओमेगा टी है ये इसके ऊपर क्या है? 90 डिग्री है। तो इसका मतलब जो पूरी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक इसके लिए आती है, ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, अगर मैं ये बात करना चाहूँ ये, तो ये 90 क्या आता है? 90 प्लस ओमेगा टी आ जाएगा I के लिए। तो इस तरह से ये x एक्सिस होती है, ये y एक्सिस होती है। तो आपको फेजर डायग्राम बनाना होपफुली आ जाएगा। अब लास्ट में देखो मैंने क्या लिखा था, बिहेवियर ऑफ एक्सएल एंड एक्ससी, उसको भी समझ लेते हैं, फिर ये वीडियो कंप्लीट हो जाए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बात करें। चल अब लगाओ हेडिंग क्या? बिहेवियर ऑफ एक्सएल एंड एक्ससी फॉर एक्सएल। पहले एक्सएल के बारे में बात करते हैं। बिहेवियर ऑफ एक्सएल, बिहेवियर ऑफ एक्सएल, बिहेवियर ऑफ एक्सएल। एक्सएल का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? एक्सएल इक्वल टू होता है ओमेगा एल। ओमेगा एल का मतलब ओमेगा का होता है 2πf और ये हो जाता है एल। एक्सएल को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसकी यूनिट क्या होती है? ओम होती है। चलो अच्छा, यहाँ से ग्राफ बना लो। क्या बना लो? ग्राफ। तो देखो जब ग्राफ बनाते हो तो इधर लिखना है एक्सएल, इधर लिखना है एफ। तो ग्राफ कैसा बनेगा? सीधे बनता है। कैसा बनता है? सीधे। एक नंबर में ग्राफ पूछ लिया जाता है तो आप बना दोगे। अब जरा बात करो किसके लिए? फॉर डीसी। डीसी के लिए क्या होता है? एफ इक्वल टू 0 होता है। अच्छा, डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी 0 होती है। अगर डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी 0 होगी तो एक्सएल की वैल्यू कितनी होगी? देन एक्सएल कितना आएगा? एक्सएल की वैल्यू बच्चों यहाँ 0 डालोगे तो 2π0 × L। तो आंसर क्या आएगा? 0। मतलब जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है डीसी के लिए 0 रेजिस्टेंस ऑफर करता है। ठीक है। फॉर एसी की बात करो तो फॉर एसी में बात करोगे तो एसी के लिए क्या होता है? कुछ फाइनाइट वैल्यू होती है। क्या होती है? फाइनाइट वैल्यू होती है। फाइनाइट वैल्यू होती है। तो इसका मतलब एक्सएल के लिए फाइनाइट वैल्यू होती है। तो 2πfL डालेंगे तो एक्सएल क्या आएगा? एक फाइनाइट वैल्यू दे देगा। क्या दे देगा? फाइनाइट वैल्यू आपको दे देगा। तो फायदा है, तो देख रहे हो कि डीसी में अगर एक्सएल लगा दिया गया तो कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा, लेकिन एसी में अगर इंडक्टर लगाया है तो कुछ वो फाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है। तो ये तो हो गई बात किसके लिए? एक्सएल के लिए। अब किसके लिए समझते हैं? बिहेवियर ऑफ एक्सी। क्या समझते हैं? बिहेवियर ऑफ एक्सी। पहले स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब यहीं पे जहाँ एक्सएल था वहाँ एक्सी कर दीजिए। तो क्या मिलेगा? देखो एक्सी के लिए
यहाँ पे चेंज हो जाता है क्या, यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा XC और ये बन जाएगा F। तो यहाँ पे क्या आएगा XC, XC इक्वल टू क्या होता है, XC इक्वल टू होता है 1/ω/c और ओमेगा को लिखते हैं 1/2πfc। तो ये फॉर्मूला आ जाता है। इसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है। ये हो जाता, इसको क्या बोलते हो, इसको बोलते हो कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। तो ये आ गया। इसका जो ग्राफ बनाते हो देखो, ये XC क्या है, XC इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू F है। तो इसका मतलब कुछ ग्राफ ऐसे बनाते हैं, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये ग्राफ ऐसा ही है, XC इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f आ जाता है। अब यहाँ बात करते हैं DC के लिए। DC के लिए F क्या होता है, 0 होता है। और 0 होगा तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखो यहाँ से क्या मिलेगा, जाके इसको भी हटा दूँ मैं। यहाँ से XC की वैल्यू देखोगे तो 1/2πfc और जैसे ही 1/2πf की वैल्यू क्या डालोगे, 0 डालोगे और C होगा तो 0 से सब 0 हो गया, सब 0 हो गया तो 1/0 मतलब इन्फिनाइट। मतलब क्या हुआ, DC के लिए, DC करंट के लिए जो XC है कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन्फिनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, इन्फिनाइट। मतलब सर्किट ब्लॉक कर देगा। सर्किट जो सर्किट जहां भी लगा होगा XC, जहां भी कैपेसिटर लगा होगा, उस वो जो ब्रांच होगी वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगी, क्योंकि वहां पर रेजिस्टेंस कितना हो गया, इनफाइनाइट हो गया है। AC की बात करो जरा, फाइनाइट वैल्यू होती है, तो XC की भी फाइनाइट वैल्यू होगी तो 1/2πfc। अब C फाइनाइट, F फाइनाइट है, तो जब फाइनाइट वैल्यू होगी तो कुछ फाइनाइट रेजिस्टेंस भी आएगा। क्या आएगा, फाइनाइट वैल्यू आएगी, फाइनाइट वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा, कुछ ना कुछ आएगा। यहाँ तो इन्फिनाइट आ जाएगा, यहाँ लेकिन कम आएगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या आएगा, कम आएगा, लेकिन इसमें तो बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। तो इस तरह से बच्चों बिहेवियर होता है। कभी कभी ये बिहेवियर भी पूछ लिया जाता है इंडक्टर के लिए या फिर कैपेसिटर के लिए। तो ये कैपेसिटर की बात हो रही थी XC, इससे पहले जो मैंने बात करी है वो इंडक्टर के लिए है। तो होपफुली इस वीडियो में आपने खूब एंजॉय किया होगा, आपको अच्छी चीज़ें लग रही हैं, तो बाकी आपका काम बनता है कि दूसरों तक ये वीडियो पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।